भगवती बिल तो आदिवासियों की विरोधी है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बाप पार्टी के हमारे नेता हाँ। हैं जो अब मुझे टोटली मुंह पे हाँ। बोलते हैं कि मैं विरोधी हूँ। तो जब ऐसे अजीबोगरीब स्टेटमेंट पाली के एक मीणा भाई साहब को लगा कि मैं मीणाओं की बुराई कर रही हूँ, वो शब्दों का मतलब समझते नहीं है। भाई साहब थोड़े से सनकी टाइप के हैं, मैंने उनकी पुरानी ऑडियो सुनी है, वो बड़े बड़े लोगों को ऐसे ही गालियां देते हैं। उन्होंने अचानक मुझे फोन किया, जिस समय फोन किया तब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैं तेज बात नहीं कर पाई। तो भारत रत्न दिया जाना नहीं दिया जाना ये बड़े राजनेताओं का विषय है। आज हमारे बीच में है भगवती दीदी, जो राजस्थान से आई है माँ बालेश्वर दयाल जी के मेले में। हम इनसे जानेंगे कि वहाँ से कैसे आए, और लोग बहुत सारे पैदल पैदल भी आ रहे थे। तो दीदी वहाँ से बहुत सारे लोग पैदल पैदल आ रहे थे आपके राजस्थान से जी। तो ऐसा क्यों? गाड़ी पर भी आ सकते थे ऐसा? लोगों की आस्था, लोगों की मर्जी, और उन्होंने ऐसा सोचा। हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ ज्यादा ही मामा बालेश्वर दयाल जी का क्रेज है। तो लोग आए दिन वहाँ क्षेत्र में मामा जी के कार्यक्रम करते रहते हैं, और जब ये 25 तारीख आती है तो लोगों की भावनाएं रहती है कि हम हमारे भगवान स्वरूप महापुरुष को दर्शन करने जाए और पैदल जाए, इसलिए उन लोगों ने पैदल जाना तय किया। ये दीदी अभी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न दिया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी नजर में मामा बालेश्वर दयाल एक जनसेवक रहे, सामाजिक व्यक्ति रहे। दूसरा वो एक राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हैं। अब भारत रत्न दिया जाना नहीं दिया जाना ये बड़े राजनेताओं का विषय है। अगर उनकी वजह से वास्तव में समाज में कोई बहुत बेहतर सुधार हुआ है तो दिया जाना चाहिए। ये जो तय करते हैं, उनके जो मापदंड होंगे उस हिसाब से तय कर ले। मैं नहीं कहना चाहूंगी कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि किसी को भारत रत्न मिले तो मैं बेशक सबसे पहले चाहूंगी कि बिरसा मुंडा को मिले, टंटिया भील को मिले, पूजा भील को मिले, वीर बाला काली भाई को मिले। पहले अगर मेरा अनुरोध हो या मेरे कुछ कहने से फर्क पड़ता हो तो मैं पहले अपने महापुरुषों के लिए कहूंगी, उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ी तो अन्य समाज के लोगों की तरफ भी मेरा ध्यान जाएगा। लेकिन किसी ने अगर बेहतर काम किया है, वो मापदंडों में खरे उतरते हैं, तो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो अपने समाज के हो या ना हो। और ये जो अपने यहाँ पर पूजा पद्धति हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूजा करने की पहले की जो टेक्निक थी वो अलग थी, और अभी बहुत अलग तरीके से पूजा पद्धति चल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली आदिवासी संस्कृति हर अन्य संस्कृति के साथ मिश्रित होती जा रही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासियों का ईसाईकरण हो रहा है, बेशक हो रहा है। आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण भी हो रहा है, वो भी बेशक हो रहा है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं, कई जगह बुद्धिस्ट बन चुके हैं, कई जगह कुछ लोग जैन भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में वो गुण है कि वो किसी के साथ मिक्स हो जाती है। अभी जो समय है वो समय ये कहता है कि हमें हमारी संस्कृति की तरफ लौट आना चाहिए। आप भील हो, आप गोंड हो, आप संथाल हो, तो आपकी जो मौलिक संस्कृति है उसको आप कैसे बचाएं। और उसको बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप रोजमर्रा के जीवन में अपना संस्कृति का आलाप जपते रहे, लेकिन आप अपने घर के जो वैवाहिक कार्यक्रम जैसे होते हैं या कुछ ऐसे कार्यक्रम जो हम जहाँ पे हम हमारी सांस्कृतिक पोशाक पहन सके या सांस्कृतिक रीति रिवाजों के हिसाब से शादी हो, इस तरीके की चीजें अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का ये जो मिश्रण जो सिस्टम शुरू हो गया है इसको हम रोक पाएंगे। और हमारी संस्कृति का ना ईसाईकरण होगा ना ही हिंदूकरण होगा, हमारी संस्कृति रहेगी। तो हमारा मेजर बिंदु है कि हम दूसरों में मिश्रित होने की बजाय हमारी संस्कृति में जिए। दी अभी मामा बालेश्वर दयाल जी को पूज रहे हैं, और जो अन्य हमारे पूर्वज रहे जैसे कि टांटिया भील हो गए, बिरसा मुंडा हो गई, कालीबाई हो गई, गुरु गोविंद जी हो गए, इनको इस तरीके से क्यों नहीं पूछते हैं और क्यों नहीं मानते हैं? देखो, ये तो
कहीं न कहीं हमारे भी लोगों की गलती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि आपकी किसमें आस्था है वो आप की मर्जी है। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत कहती हूँ तो मेरा मानना है कि अपने लोगों में बहुत जल्दी किसी को भगवान बना देने की प्रवृत्ति है, बहुत जल्दी। जैसे अभी आपको हाल ही में उदाहरण दूं तो अपने यहाँ पे कबीर पंथ मानने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे। अपने यहाँ पे अभी हाल ही में एक और वो रामपाल बाबा की किताबें बंटती फिरती है बसों में कहीं पे भी कि ये लोग ये रामपाल बाबा अपने भगवान है, फलाना है, ठिकाना है। तो जैसे ईसाई लोग शुरू में आए, आज तो क्रिसमस है तो इस मुद्दे पे अपन बात कर रहे हैं, बड़ी वो बात हो जाएगी कि वो लोग आए तो अपने लोग उनके साथ चले गए। ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृति हमारे अंदर डाली तो हम उनके अंदर भी चले गए। हम जो आए उनके साथ चलते गए चलते गए चलते गए। तो अब बालेश्वर दयाल जी यहाँ आके उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने लोगों में सुधार की बात करी, उन्होंने लोगों को मांस खाने के लिए मना किया, शिक्षा की बात करी, आदिवासियों के लगाम संबंधी रोकथाम की उन्होंने बात करी। तो काफी सारी जब चीजें करी तो हमारे यहाँ बेसिकली मैं जिस एरिया से आती हूँ वहाँ वास्तव में बहुत जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट करने की प्रवृत्ति है। उस अडॉप्ट करने की प्रवृत्ति ने हमारे लोगों को बालेश्वर दयाल जी से जोड़ दिया और वो इतना ज्यादा जुड़े कि अब काफी मात्रा में उनके भक्त हमारे क्षेत्र में है। और जो इतनी जो भीड़ आती है उसके पीछे तो लॉजिक ये भी है कि वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, और मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, या मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, गांव में बस लगी है तो मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे करके पूरा सामूहिक रूप से काफी ज्यादा लोग उठ जाते हैं। ये जितने लोग आए सब भक्त नहीं सब भक्ति के परिवार के हैं। जैसे मैं आई हूँ, मैं यहाँ पे कभी आई नहीं थी इसलिए आई हूँ, कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं पूरे देश में घूम के यही जानती रहती हूँ कि यहाँ के आदिवासियों का क्या है, या इसको पूजा जा रहा है तो क्यों पूजा जा रहा है तो कैसे पूजा जा रहा है, उनके पूजने में या हमारी सांस्कृतिक पूजा पद्धति में कितनी समानताएं हैं, कितनी भिन्नताएं हैं, ये मैं अक्सर पता करती रहती हूँ। और बालेश्वर दयाल जी को मेरे पिताजी ने अपनी आंखों से देखा भी है। अच्छा। हमारे क्षेत्र के कई लोगों ने उन्हें देखा क्योंकि अभी ये 26वीं पुण्यतिथि ही है। तो वो जो लोगों ने देखा वो मानते हैं कि बालेश्वर दयाल एक महान व्यक्ति रहे जिन्होंने अपना खुद का घर बार छोड़ के आदिवासियों के लिए काम किया। तो कुछ काम बालेश्वर दयाल जी के बहुत बेहतरीन है। उन्होंने शिक्षा पे काम किया है वाकई में। और एक समय भी ऐसा था कि हमारे लोग जंगलों से बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहते थे, तो हमें कहीं ना कहीं जंगलों से बाहर लाने में बालेश्वर दयाल जी की भूमिका रही है। क्या बोलते हैं उसको, मेन फ्रंट में खड़ा करने की भूमिका रही है। तो शुक्रगुजार हैं हम उनके, आज उनके पुण्यतिथि पे उन्हीं के स्थान पे अपन बैठे हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो भक्ति हो जाती है वो मुझे नहीं समझ में आती है, बट ठीक है जो भी है। हाँ दीदी, ये जो आपका अभी हाल फिलहाल में ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये किस चीज का है और क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली हमारे राजस्थान में कुछ ऐसी समस्याएं हैं आरक्षण संबंधी या जनजाति वर्ग से संबंधित, उसमें कुछ सुधार मैं करवाना चाहती हूँ। और मैं नहीं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है 1 अगस्त 2024 को कि कोटे में कोटा होना चाहिए ST SC वर्ग में। कई सारी जातियां ऐसी है जो उस वर्ग में सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है, तो क्यों ना उनको आरक्षण की कुछ मात्रा फिक्स कर दी जाए कि हाँ इनको इतना ही मिले, बाकी बच्चे को दूसरे लोगों को दिया जाए। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पे छोड़ा है। तो हमारे राजस्थान का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि राजस्थान में अगर हम कोटे में कोटा लागू करवा पाते हैं, इससे सिर्फ राजस्थान को फायदा नहीं होगा, पूरे देश के आदिवासियों को फायदा होगा। और राजस्थान ही ऐसा राज्य है जो कोटे में कोटा लागू न करने में अपनी पूरी भूमिका भी निभाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान में एक वर्ग ST में अंदर एक समाज आता है मीणा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ऐसे सोशली भी स्ट्रॉन्ग है। और इतनी स्ट्रॉन्गता के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देता है तो समाज एक झटके में ये नहीं कहेगा कि चलो मेरे हक का तुम
हाँ। रख लो यूं। हाँ। तो उसकी वजह से हमें उनसे लड़ना पड़ रहा है। हाँ। लड़ना पड़ रहा है तो मुझे कई बार कहना पड़ता है, जैसे आपके रतलाम में वो कमलेश्वर डोडियार वाला जब हाँ। विवाद हुआ था तो कलेक्टर फर्जी एसटी ऐसा हाँ। एक मुद्दा सामने आया था, अगर आप लोगों ने सुना है। हाँ। तो उसमें रतलाम का जो कलेक्टर था वो ओबीसी वर्ग का था, अच्छा। लेकिन उसने प्रमाण पत्र एसटी वर्ग का बनवा रखा हाँ। था। तो मैंने एक ट्वीट किया था कि दिल्ली की यानी कि केंद्र की जितनी भर्तियां हाँ। आती है, लगभग चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक पीओ हो, जो भी XYZ रेलवे से संबंधित जो केंद्र की जो भर्तियां होती है, उन भर्तियों का जो बड़ा लाभार्थी है वो मीणा समाज है। हाँ। और बाकी बचा हुआ ये लोग फर्जी जो सर्टिफिकेट बना के बैठे हैं वो उठा ले जाते हैं। हाँ। तो जो वास्तविक आदिवासी है, जो गरीब है, हाँ। उन्हें कुछ मिलता है नहीं। नहीं। तो क्यों ना वर्गीकरण लागू किया जाए। हाँ। ये मैंने ट्वीट किया। ये हाँ। ट्वीट करते ही पाली के एक मीणा भाई साहब को लगा कि मैं मीणाओं की बुराई कर रही हूँ। वो शब्दों का मतलब समझते नहीं है, मैं वो सोच समझ के बोलती हूँ, उनको लगता है हमारे समाज को गाली दी। तो मैंने कोई गाली नहीं दी थी, मैंने कहा था कि भाई वर्गीकरण होगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा और होना चाहिए। तो ऐसे में वो भाई साहब थोड़े से सनकी टाइप के हैं, मैंने उनकी पुरानी ऑडियो सुनी है, वो बड़े बड़े लोगों को ऐसे ही गालियां देते हैं। उन्होंने अचानक मुझे फोन किया, जिस समय फोन किया तब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैं तेज बात नहीं कर पाई। बंदा बात करते करते अचानक एसटी में कितनी जातियां आती है, फलाना ठिकाना इससे सवाल करने लगा, फिर वो ज्यादा बोलने लगा। अच्छा। तो पहली बात तो उस व्यक्ति का ये कंफ्यूजन है कि भाई एसटी एक जाति है। हाँ। एसटी कोई जाति नहीं है। हाँ। वो एक वर्ग है। हाँ, वर्ग। और वर्ग और जाति में अंतर होता है। हाँ। सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ये चारों एक वर्ग है। हाँ। सामान्य में ईसाई भी आता है, सामान्य में ब्राह्मण भी आता है। आपने कभी भी ब्राह्मण को ये कहते सुना कि ये ईसाई मेरा भाई है? हाँ। क्यों भैया, आपने सुना? नहीं। जब सामान्य में आने वाली एक जाति दूसरी जाति को ये कह नहीं रही कि ये मेरा भाई है। तो एसटी वर्ग में आने वाली जातियां तो चलो सिमिलरिटीज है, जैसे आप भाबर है, मैं खराड़ी हूँ, हम दोनों भीलों की एक जाति है। हम कह सकते हैं कि हम समान हैं। लेकिन हमारे वर्ग के अंदर कई जातियां आती, कई समाज आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम में वर्गिक समानता है। गोंड और भील दोनों एक वर्ग में आते हैं। दोनों दुनिया की सबसे पुरानी कौम है और हम में सांस्कृतिक रूप से भी समानताएं हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन भील व्यक्ति गोंड सरनेम नहीं लगा सकता, गोंड व्यक्ति भील सरनेम नहीं लगा सकता। लगा सकता है? नहीं लगा सकता। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी, आप किसी की भी जाति नहीं लगा सकते। तो अभी हमारी जो लड़ाई हो गई वो ये हो गई है कि हमारे राजस्थान में मतलब 10 लाख प्लस लोगों ने भील लोगों के कागजों में मीणा है। मैं भगवती भील ये कह रही हूँ कि कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए, सरकार की तरफ से कुछ ऐसी छूट दी जाए कि जो लोग, जो भील जो गलती से राजनीतिक षड्यंत्र से मीणा बन गए, वो वापस अपने कागजों में क्या कहते हैं उसको, वैचारिक शुद्धिकरण या जो भी है दस्तावेज में बदलवाए और फिर वापस से जनगणना हो, जिसमें ये पता चले कि राजस्थान में भील कितने, मीणा कितने, और मीणा जितने हैं। हमारे राजस्थान में 12% एसटी रिजर्वेशन है। तो मीणा फिर दोबारा की जनगणना में जितने आए, 4% आए, 5% आए, जितने भी आए, आप वो उतना आरक्षण रख लो। बाकी बचे हुए को मीणाओं के अतिरिक्त जो आदिवासी राजस्थान में, उनको उतना आरक्षण मिल जाए। अब इतनी डीप चीज हमारे लोगों को समझनी नहीं है। इवन हमारे जो बाप पार्टी के हमारे नेता हैं, जो अब मुझे टोटली मुंह पे बोलते हैं मैं विरोधी हूँ, तो जब ऐसे अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हैं तो मैं कहती हूँ हाँ मैं विरोधी हूँ। अगर आप ढंग का काम करोगे तो हम विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे निजी दुश्मन तो हो नहीं, मुद्दों के साथ हम खड़े रहेंगे। तो अभी ये मतलब मेजर लड़ाई हो गई हमारे अस्तित्व की। हम भील प्रदेश बनाना चाहते हैं। राजस्थान के लोगों के आह्वान करने पे हम लोग भील प्रदेश का जनजागरण कितना बड़ा खड़ा कर चुके हैं, आपको भी पता है। मैं कांग्रेस में गई, लेकिन कोई मंच ऐसा नहीं होगा जहां मैंने भीलों की बात नहीं करी। कोई इंटरव्यू मेरा ऐसा नहीं होगा जहां पे मैंने यूं कहा होगा कि मैं भील प्रदेश के पक्ष में नहीं हूँ। आपने किसी ने सुना होगा तो मैं यूं कहती हूँ कि
कांग्रेस में हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं भीलों की बात नहीं करूँ। मैं सही। भीलों की बात करूंगी। हाँ। कांग्रेस ना बोलेगी तो कांग्रेस भी, पहले समाज आएगा उसके बाद कांग्रेस आएगी। सही बात। समाज इम्पोर्टेंट है। हाँ। समाज के लिए इतने दिन से लड़ रहे थे। कांग्रेस में भी तो इज्जत है, वो इसलिए क्योंकि हम पहले सामाजिक रूप से इज्जत हाँ। बना चुके थे। सही। मैं कांग्रेस का सम्मान करती हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। हाँ। जिस दिन जातिगत जनगणना होगी उस दिन ब्राह्मण कितने अगर ये काउंट होगा तो भील कितने हैं ये भी काउंट होगा, मीणा कितने हैं ये भी काउंट होगा, गोंड कितने हैं वो भी काउंट होगा। यानी देश की हर एक जाति काउंट होगी। जिस दिन काउंट हो जाएगी, जो सबसे बड़ा मिशन है राहुल गांधी जी का कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, तो हम यही तो चाहते हैं। सही। मैं इस एकमात्र मिशन के साथ में हूँ। अब बार बार कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस की वजह से हमारा जनगणना कॉलम चला गया। मैं मानती हूँ ये आदिवासियों का सबसे बड़ा हक कांग्रेस द्वारा छीना गया, लेकिन वही हक अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो आपको आपका हक वापस भी तो मिलेगा। सही। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कांग्रेस अपनी गलती सुधारना चाहती है। बीजेपी आपको पूरी तरह से डिलीट कर देना चाहती है, आपको नजर नहीं आ रहा है। पहले ईसाइयों को डिलीट करेंगे, फिर जो लोग हिंदू बन चुके हैं उनको भी डिलीट कर देंगे, और फिर एक समय बाद इस देश में आदिवासियों का या जनजातियों का नामो निशान मिटा देंगे। तो उससे लाख गुना बेहतर तो कांग्रेस से कम आपके अस्तित्व की चिंता कर रही है। तो ये हम कब सोचेंगे? जब हमारा सब कुछ चला जाएगा तब। ये तो अन्य जो बोलते हैं वो बोलते हैं भगवती बिल तो आदिवासियों की विरोधी है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ऐसा बोलते हैं। इस पर क्या बोलना चाहते हो? भगवती बिल, देखो एक तो ये कि आदिवासी शब्द संविधान में नहीं, आदिवासी शब्द किसी ग्रंथ में भी नहीं है, और आदिवासी शब्द कहाँ से आया कैसे आया जो भी आया, लेकिन मैं भगवती भील आदिवासी होने से पहले मैं एक भील हूँ। भील होने से पहले मैं अपनी जो मेरे पिता की जो कास्ट है खराड़ी, मैं वो मेरा हक बनता है कि पहले मैं खराड़ी की बात करूँ, फिर मैं भीलों की बात करूँ, फिर मैं आदिवासियों की बात करूँ, उसके बाद मैं अनुसूचित जनजाति की बात करूँ, और उसके बाद मैं सर्व समाज की बात करूँ। तो मेरा फर्स्ट ड्यूटी कि मैं मेरे समाज से ऊपर उठ के अब मैं अपने भील समुदाय की बात कर रही हूँ। विरोध की बात तो ऐसी है कि देखो ऐसा है कि जब आप मुद्दों के लिए लड़ते हो ना, मैं आज की तारीख में पूछूं मेरे समाज में, मेरे क्षेत्र में, जहाँ हमारे नई पार्टी वाले लोग जो बाप पार्टी नहीं ज्वाइन करने पे मुझे आदिवासी विरोधी कहते हैं, मैं मानती हूँ कि मेरी राजनीतिक विचारधारा उनसे नहीं मिलती। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सामाजिक नहीं रही या मेरे अंदर का खून, मेरा डीएनए सब बदल गया, अब मैं आदिवासी नहीं हूँ। तो किसी पार्टी में होने या नहीं होने से आप आदिवासी हो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। बाप पार्टी वाले सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि अब तुम बाप में नहीं हो तो आप अब जोहार नहीं बोल सकते, अब आप आदिवासी नहीं हो, अब आप भील नहीं हो, ऐसा नहीं होता है भाई। जिस जगह पे बाप पार्टी हो ही नहीं वो आदिवासी नहीं रहते। और विरोध तो इसलिए कि पिछले 8-10 साल से हमारे क्षेत्र में जनजागरण चल रहा है, लेकिन अगर मैं इनसे पूछूं, आपके चैनल पे मैं बोल रही हूँ कि हमारे कितने भील पहले की तुलना में अब ज्यादा नौकरी लगने लगे, सवाल होगा जीरो। हमारी सीटें खाली रहने लग गई है राजस्थान में। हमारी स्थिति देखो, दूर से आप लोग दूर से देखते हो राजस्थान में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब सीटें आती है 100 की, 150 की, 10,000 की, ऐसे हमारी सीटें खाली रह रही। क्यों? क्योंकि हमारा युवा अब मास्टर बनना ही नहीं चाह रहा, डॉक्टर बनना ही नहीं चाह रहा, इंजीनियर बनना ही नहीं चाह रहा, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी कुछ नहीं बनना चाह रहा। अब हमारे लोगों को बनना है वार्ड पंच, सरपंच, विधायक, प्रधान, सांसद, यही बनना है। जब उसको कुछ सरकारी नौकरी में जाना नहीं तो सीटें खाली रह जाती। विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? ये पहले नहीं हो रहा था। आज सारा युवा दौड़ दौड़ के, राजकुमार जी ने ये कह दिया, उनके साथ ये हो गया, हम दौड़ के जाएंगे। कमलेश्वर जी के साथ ये हो गया, हम दौड़ के जाएंगे। आपके दौड़ के जाने के चक्कर में युवा पढ़ना बंद हो गया। ये तो मैं बताती हूँ कितने जनजागरण के कारण ऐसा हुआ कि हमारे युवा विमल तानसेन खाना बंद हो गए। हुआ है क्या? नहीं। ये अभी अपन जिस कार्यक्रम में आए ना मामा बालेश्वर दयाल जी की, यहाँ लोगों की ये हालत हो रखी है, अगर आप खुली जगह पे जाओगे और बिना जूते चप्पल आप चले गए तो आपके पैरों में विमल तानसेन का थूक चिपक जाए।
ये बुरी स्थिति। क्या हमारे लोगों ने विमल तानसेन खाना बंद कर दिया? नहीं। क्या हमारे लोगों ने दारू पीना बंद कर दिया? नहीं। हाँ, वो मौड़ी वाला खाटिया पीना बंद कर दिया, हाँ। लेकिन अंग्रेजी हम भर भर के पी रहे। वही। पीना में कोई सुधार नहीं आ रहा। हमारी लड़कियों में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसी बीमारियां हो रही है। इन बीमारियों के कारण भविष्य में लड़कियां माँ नहीं बन पाएगी। ये आयरन की कमी से होता है, वंशानुगत होता है। क्या हमारे क्षेत्र की महिलाओं में सिकल सेल एनीमिया का जो प्रकोप है वो कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब ना हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ा, ना हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हुआ, ना हमारे हॉस्पिटल्स में ज्यादा सुविधाएं आ पाई, क्योंकि आपने सरकार पे दबाव ही नहीं डाला। ना ही आपके स्कूल में 12वीं तक के स्कूल में 20 टीचर हैं। आपने सरकार के साथ भी ऐसे कोई समझौते नहीं किए जिससे सरकार आपके सामने झुके और आपके क्षेत्र का लाभ करे। ना किसी प्रकार की सुविधा हो। खाली हम भीड़ इकट्ठी करते हैं। अभी आप गए ना, आप गए होंगे शायद कमलेश्वर जी के यहाँ। क्या रिजल्ट आया उसके बाद? रिजल्ट क्या आया? कमलेश्वर जी 4 दिन बाद वापस आ गए। मैं कमलेश्वर जी की व्यक्तिगत ना तो आलोचक हूँ ना प्रशंसक हूँ। मैं हमेशा अपनी गाड़ी आजकल थार आती है बिना गियर वाली, मैं वही थार हूँ बिना गियर वाली। रेस पे पैर रखती हूँ, लगता है रोक देनी तो ब्रेक दबा दो, बात खत्म है। तो वैसा है, मैं जो सही कर रहा है उसको तुरंत सही कह देती हूँ, जो गलत कर रहा है उसको तुरंत गलत कह देती हूँ। इसके चक्कर में मेरे विरोधी अनशन बढ़ते जा रहे हैं, मेरे दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं, पर मैं अपने मुद्दे पे अड़ी हूँ। कमलेश्वर जी वाले मुद्दे पे मैं कहना चाहती हूँ कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमारा कलेक्टर वाला मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा था। ऐसे कितने फर्जी एसटी जो कलेक्टर बन के बैठ गए, कितने फर्जी एसटी जो एसपी बन के बैठे होंगे, एसडीएम बन के बैठे होंगे, तहसीलदार बन के बैठे होंगे, पटवारी बन के बैठे होंगे, मास्टर बन के बैठे होंगे। उनकी जांच करने की मांग किसने करी? खाली कमलेश्वर को गालियां दे दी, इसलिए डॉक्टर को सजा हो जानी चाहिए, सस्पेंड हो जाना चाहिए। लेकिन उस कलेक्टर का क्या हुआ? मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था डॉक्टर को सजा हो जाए। लेकिन अभी हमारा बड़ा मुद्दा जो था वो गायब हो गया। कौन कहाँ कब बिक गया किसी को पता चलता है? नहीं चलता। तो ये जो भीड़ जो कर रही है, लोग जो वहां खड़े रहते हैं वो जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा, वही सुनते हैं। लेकिन भगवती ऐसे बैठती है और वो देखती है कि आगे जो बीच में खड़े हैं वो क्या करते हैं। मैं देखती हूँ, मैं हंसती हूँ और मैं अंदर ही अंदर चिंतित होती हूँ। आओ, यही हो रहा है हमारे समाज के साथ में, तो ये गलत हो रहा है। हमारे जो आज सांसद साहब है वो पिछली बार विधायक रह चुके हैं। हमारी सरकार को बचाने में कांग्रेस की सरकार थी, 4 बार साथ दिया। एक बार सरकार बनाने के टाइम पे साथ दिया क्योंकि विधायक कम पड़ रहे थे। हमने पूछा कि विधायक साहब आपने समर्थन दिया तो आपने बदले में सरकार से क्या मांगा, क्या शर्त रखी? तो उन्होंने नहीं बताई। उसके बाद बीच में हमारे थोड़ी सी गड़बड़ हुई। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी लड़ा गए। सचिन जी ने बोला मैं सरकार गिरा दूंगा। उस टाइम फिर से अशोक गहलोत जी के साथ गए। हमने पूछा कि इस बार आपने क्या मांगा, फिर से नहीं बताया। फिर राज्यसभा चुनाव हुए, उसमें इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। हमने कहा इस बार क्या मांगा, फिर नहीं बताया। फिर राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें राजकुमार जी ने तो मैडम द्रौपदी मुर्मू को वोट ही नहीं दिया, और जो दूसरे विधायक थे उन्होंने कांग्रेस के यशवंत सिन्हा को वोट किया। हमने कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी थी, आपने उसको भी वोट नहीं देके कांग्रेस के व्यक्ति को वोट दिया। इस बार आपने क्या मांगा? कुछ तो मांगा होगा। इन सब सवालों के जवाब मैंने पूछे, इसलिए मैं विरोधी हूँ। और अब आपके चैनल के माध्यम से लोग जानेंगे कि यार ये सवाल तो जायज थे भाई, कोई अगर समर्थन में जा रहा है तो कुछ तो बदले मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अभी आप एक नॉर्मली आप मुआ मेले में से मुझे यहाँ लाए। मेरे भी गरज थी कि मेरा फोन बंद हो गया था, उसको चार्ज करना था, और आपका घर बिल्कुल पास में था। लेकिन अब आपकी भी एक गरज है कि आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर लेके बैठे, सब्सक्राइबर लेके बैठे, दीदी आएंगे वीडियो बनेंगे। हर चीज का एक लेन देन होता है। क्यों भैया होता है? तो वो लेन देन का प्रोसेस जब एक नॉर्मली यहाँ बैठे लोग कर पा रहे हैं, तो हमारे अगर 2 विधायक 3 विधायक 4 विधायक बनते हैं, सरकार में जाते हैं, सरकार
में जाने के बदले में, उनकी सरकार बनाने के बदले में, उनकी सरकार बचाने के बदले में, उनका एक राज्यसभा सांसद बनाने के लिए, राष्ट्रपति जिताने के लिए आप उनको समर्थन दे रहे हो, तो बदले में आप समाज के लिए क्या ले रहे हो, ये सवाल पूछने का हक समाज को नहीं है क्या? है कि नहीं? ये मैंने पूछा। ये मेरे को पूछा तो मेरे समाज के लोग बोलते हैं जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया। तो भाई छेद हो जाए तो मैं तो वो लड़की हूँ जो हाथ में लेगी रोटी सब्जी उसके ऊपर और खाते खाते निकल जाएगी, मुझे थाली की जरूरत ही नहीं है। तो वो मैं वो हूँ। अब आप इसको अच्छा मानो तो ठीक, बुरा मानो तो ठीक। मैं इतना ही सोचती हूँ कि हमें, मैं मतलब सीधा एग्जांपल कि अगर मैं मेरे पिताजी को कुछ कहूँ और वो भी अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो मैं उनसे भी लड़ूंगी कि आपने ये किया था, आप ये बोल रहे थे और आपने ये नहीं किया। इतना हर इंसान को पूछना चाहिए। अगर हमारी पंचायतों का स्तर अच्छा होता, अगर पूरे गांव के लोग चाहे जिसको सरपंच का वोट देते, लेकिन जीतने के बाद जीतने वाले को अपना सरपंच मानते और उसको कहते मेरा यहाँ रोड खराब है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मेरे स्कूल टूट रहा है, मेरा वो हो रहा है। लेकिन हमारे लोग क्या करते, हम तो इसको सरपंच बनाना चाह रहे थे, ये नहीं बना, अब यही वाला बना है तो हम तो इसी के घर पे, इसके घर नहीं जाएंगे, हम इसी को सरपंच कहेंगे। भाई साहब ये हार गया, भले आपने इसको वोट दिया, ये हार गया, अब हमारा सरपंच, हमने वोट दिया तो ठीक, इसको 100 गालियां दी तो ठीक, अब यही है, इसी के घर जाके चाय पीनी चाहिए, इसी के घर कागज ले जाने चाहिए, भाई साहब आप सरपंच हो, अभी ये काम करो, ऐसा ही होगा। लेकिन हमारे लोग ऐसे करते हैं, नहीं वहां कैसे जाए। और अगर कोई चला भी गया तो सरपंच भी, वोट के टाइम पे तो तू मेरे पास नहीं आ रहा था, मतलब ये दुश्मनी निभाते हैं। ना हमारे स्कूलों में अच्छी शिक्षा है, ना हमारे स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी है, ना हमारे हॉस्पिटलों में सुविधा। हम आदिवासियों को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला में हम लड़ते रह गए, तुम तो कांग्रेस वाले, तुम तो बीजेपी वाले, तुम तो बाप वाले, तुम तो बीटीपी वाले, तुम तो आप वाले, तुम जनता दल वाले। अरे जनता दल के चक्कर में उधर सूखे बड़े रह गए, सही है, रह गए ना, पानी नहीं है वहाँ, पीने का पानी नहीं मिल रहा होगा। अभी सर्दियों में अभी ऐसी हालत है, लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम है। हम जो जिस रास्ते से आए ना बाजना वाला, तो अब पूरा कुशलगढ़ और इन सब जगह पे आगे क्या है, क्या वहाँ पानी है? नहीं, पानी तो वैसे नहीं आना। लेकिन माइडम जैसी जगह यहाँ से कितनी दूर है, पानी आ सकता है लिफ्ट से, अभी तक क्यों नहीं आया 70 सालों पे? हालांकि माइडम बने 70 साल नहीं हुए, लेकिन माइडम का पानी गुजरात में चला गया, 50 किलोमीटर दूर नहीं आ सकता है। हमारे नेताओं ने मांगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? अब ना वो कांग्रेस वालों ने कभी मांगा, ना बीजेपी वालों ने मांगा, ना बाप वाले मांग रहे। जब मांगेंगे नहीं मिलेगा नहीं। और हमारे जैसे सवाल कर दो आप, अभी सवाल कर दो आप, अगर आपके चैनल पे बाप वालों के भक्त होंगे तो वो ये कह देंगे तूने भगवती का इंटरव्यू कैसे लिया? हो सकता है। ये बोल सकते हैं। तो भाई वीडियो डालने से पहले प्रिपेयर रहना कि कहीं तुम्हारे सब्सक्राइबर कम नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ आई थिंक मिशन चलता है भगवती बिल को अनफॉलो करो, ये समाज की भी होती है, तो देख लेना, ठीक है। तो अब अपन इंटरव्यू ओवर करें। हाँ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल का नाम क्या? शंकर भाबर। तो सभी को जोहार, जय आदिवासी। मैं चाह रही हूँ कि हमारे भाई शंकर भाबर का चैनल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं, मेरा इंटरव्यू है इसलिए कि हमारे भील भाई भी कुछ करना चाह रहे हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में इनके सब्सक्राइबर हैं। हो सकता है कुछ समय बाद आपके एक सब्सक्राइबर से इनका घर चले, तो आपका योगदान तो बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकन ये सब मैंने कभी अपने चैनल के लिए नहीं बोला हो, पर इनके लिए बोल रही हूँ। तो बेल आइकन प्रेस कर दे, लाइक करे, कमेंट करे और चैनल शेयर कर दे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ओके, बाय बाय।